सुधांशु जी, कोई माने ना माने, नाम अलग है, कहने का तरीका अलग है, लेकिन एजेंडा एक है, भारत के खिलाफ, देश को तोड़ो। चाहे ये प्रो हिडमा सपोर्टर्स, ये युवा है, जेएनयू का कनेक्शन है, मेरा जेएनयू से मतलब नहीं है। इस सरकार में जिस पार्टी के आप राज्यसभा के सांसद हैं, उस पार्टी के कितने बड़े बड़े नेता उसी संस्थान से पढ़ के निकले हैं। देयर इज नथिंग अगेंस्ट एन इंस्टीट्यूशन, लेकिन ये सोच है, और ये वही सोच है जो मदनी साहब जैसे लोग अपने आप को पर्चा लहराते हैं ये मुसलमानों की सरपरस्ती करने का। जैसे ये जो लोग पहुंचे थे इंडिया गेट पे, ये झंडा लहराते हैं देश का, कि हम देश के जो आखिरी व्यक्ति है, जो पंक्ति में आखिरी खड़ा है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? देश को तोड़ने का। इन दोनों का एजेंडा एक है, देश को तोड़ने का। सुधांशु जी, आज पूरी लिस्ट है मेरे पास कि कितने मुसलमान बड़े बड़े प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, सीजीआई बने, गवर्नर बने, लेकिन वो देश को पता है। मैं तो पढ़ के बोलूंगा, आप तो बिना पढ़े बोल देंगे। बट इनको बताने की बात नहीं है, इनकी सोच पे वार करने की जरूरत है, इनकी बैकबोन पे अटैक करने की जरूरत है, क्योंकि देश को बचाना है। सुधांशु, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह देश इस समय अमृत काल से गुजर रहा है, यानी देश को 2047 तक इस अमृत काल में 5 संकल्प थे। 1, इसको विकसित राष्ट्र बनाना है। 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है। अब ये जो दूसरा संकल्प है ना, वो कितनी बड़ी चुनौती है कि जो प्रधानमंत्री जी ने अभी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी कार्यालय में बोला कि कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में तब्दील होती जा रही है। तो आज इस अमृत काल में मुस्लिम लीगी माओवादी विचार जो भारतीय एक सेक्शन ऑफ इंटेलिजेंसिया में इतना गहरा धंसा हुआ है कि उसको निकालने का, जो विष को निकालने का प्रयास अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐश्वर्य जी, मैं आपके चैनल पर यह बात कह रहा हूं, किसी को अतिशयोक्ति लग सकती, पर मैं गंभीरता से कह रहा हूं। अगर गांधी के नेतृत्व में उस समय आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो आज मोदी जी के नेतृत्व में इस अमृत काल में इस गुलामी के विष से लड़ने की आजादी लड़नी है। अब मैं एक और बात कह रहा हूं, एक मायने में यह लड़ाई आजादी की लड़ाई से ज्यादा बड़ी है। आप कहेंगे आपने कैसे कह दिया? देखिए, आजादी की लड़ाई वो थी जैसे कोई जेल में बंद है और उसे पता है कि मुझे जेल से बाहर निकलना है, और एक बार जेल से बाहर निकल गया तो फिर मुझे दोबारा जेल में नहीं आना है। पर यह लड़ाई जानते हैं कैसे? जैसे कोई ड्रग एडिक्ट है, उसको ड्रग की तलब है और उसे लगता ही नहीं है कि इस ड्रग से मुझे नुकसान हो रहा है, बल्कि उसे लगता है इसी में मुझे आनंद आ रहा है। तो ये मार्क्स और माओवाद की, ये मुस्लिम लीगी मानसिकता की जो ड्रग है, वो इतनी गहरी है कि इसको जैसे ड्रग एडिक्ट को बाहर निकालना ज्यादा बड़ी चुनौती होती है। बजाय जेल में वो व्यक्ति अगर अपनी गलती रियलाइज कर ले तो उसके लिए वापस आना ज्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि ड्रग एडिक्ट के। तो इस ड्रग से लड़ाई अपने आप में बहुत गंभीर है। और मैं ड्रग का 2-3 उदाहरण देता हूं। अभी मौलाना मदनी बोल रहे थे, तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं, अभी बड़े बड़े लोग बोलते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, और ये मौलाना मदनी बोल रहे हैं, ये क्या है? मतलब आतंकवादी का मजहब है। गजब की टोपी पहनाते हैं लोग, ये समझिए षड्यंत्र, ये बौद्धिक षड्यंत्र। आतंकवाद यानी जब आतंकवादी गोली चला रहा होता है तो उसका मजहब नहीं होता है, जब कानून का शिकंजा उसकी गर्दन तक पहुंचता है तो उसका मजहब हो जाता है। तो पहली बात यह समझनी चाहिए कि इस पूरे घटनाक्रम ने 2 चीजों के चीथड़े उड़ाए हैं उस बम विस्फोट के साथ। एक कि गरीब, गुर्बत में पड़े हुए, मजलूम, बेपढ़े लिखे, भटके हुए नौजवान जाते हैं। अब बेहद पढ़े लिखे डॉक्टर्स के भी, अच्छे अच्छे डॉक्टर ये सब जाकर काम कर रहे हैं, तो ये भटके हुए नौजवान वाला थ्योरी गलत हो गई। और दूसरा, चिथड़े उड़ गए इस बात के मदनी साहब के बयान से कि आतंक का मजहब नहीं होता है। जब एक धर्मगुरु उस आतंकी का मजहब एलानिया कह रहा है, तो इसका मतलब वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आतंक का मजहब होता है। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला, उन्होंने जोरान ममदानी का और लंदन के मेयर का नाम लिया। मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, आप अच्छी तरह समझिए, न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन में 7-8% मुसलमान हैं, 8 लाख के आसपास हैं संभवतः, और वो 51% वोट मिले हैं जोरान ममदानी को, मगर आखिर में वो सिर्फ मुसलमान दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत अच्छी तरह सोचिएगा,
अंततः इस्लामिक धर्मगुरु किसी भी प्रक्रिया से आए हुए व्यक्ति को मैं आखिर में सिर्फ मुसलमान दिखेगा और इनकी अपेक्षा होगी कि मुसलमान के रूप में उसे काम करना चाहिए, जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं। यानी उस 100% के न्यूयॉर्क के लिए नहीं, उस 7% के उस व्यक्ति के उसके लिए करना चाहिए जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली ये बात भी खत्म हो गई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो लोग आजकल ये बहुत कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वाइस चांसलर नहीं है, तो मैं पूरे हद अदब से कहना चाहता हूं साहब, हमारे बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब चांसलर हैं, एक नहीं अनेक यूनिवर्सिटीज के, और वो इतने बड़े आलिम फाजिल हैं इस्लामी मामलों की कि मैं दावे से तो नहीं कह सकता, पर मौलाना मदनी से बेहतर वो इस्लाम के मामलों में अरबी फारसी से लेकर बात करने की क्षमता रखते हैं। और मदनी साहब हो सकता है सिर्फ इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को कोट कर पाए, परंतु आरिफ मोहम्मद खान साहब जो चांसलर हैं अनेकों यूनिवर्सिटीज के, वो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को भी अरबिक और पर्शियन के साथ साथ भी और तमाम इंग्लिश स्क्रिप्चर्स और संस्कृत स्क्रिप्चर्स को भी कोट कर सकते हैं, मगर इन्हें नजर नहीं आएगा। हमने अबुल कलाम साहब को बनाया था, वो भी भारत की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के चांसलर थे, और आलमे इस्लाम में सबसे बड़ा जो नॉलेज का सेंटर माना गया था वो 10वीं शताब्दी में बैतुल हिकमत बगदाद में था। बैतुल हिकमत का मतलब होता है सेंटर ऑफ नॉलेज। उसके बाद पिछले 400-500 सालों में इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए, मगर वो इनको अच्छा नहीं लगता है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो यह आपकी परेशानी है कि आपको कलाम साहब अच्छे नहीं लगते, आपको आरिफ मोहम्मद खान साहब अच्छे नहीं लगते। और जो लोग ये कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो सबसे पहले खून बहाने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कितने मौलाना गए? उसी आजमगढ़ में गए आतंकवाद के आरोपियों पे। इसी मुल्क के लिए खून बहाने वाले वीर अब्दुल हमीद के यहां कितने गए मौलाना, कितने गए लेफ्टिस्ट, कितने गए सेकुलरिस्ट? 15 अगस्त 47 को सबसे पहली शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला। कितने गए लेफ्टिस्ट? सबसे बड़े कृष्ण भक्त कवि अब्दुल रहीम शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान, उनकी कब्र पे कितने जाते हैं? पद्मावत में जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को अत्याचारी दिखाया, वो लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी के यहां कितने जाते हैं उसकी कब्र पे? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे इनमें से कितनों की फोटो है सोशल मीडिया पे? दिखाइए कभी। नहीं, याकूब मेनन और कलाम साहब का नवाज़े जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के लिए बोल रहे थे और कितने कलाम साहब के लिए? इससे बहुत साफ है कि समस्या इस जहनियत में है, समस्या हिंदू मुस्लिम की नहीं है। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, यदि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, उसका राष्ट्रपति प्रभवो शुभांतो, आपके करोड़ों दर्शक अभी जाके देख लें, यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने अपना भाषण दिया है, एंड ही एंडेड हिज स्पीच विद ओम शांति शांति शांति, और पूरा उन्होंने बोला ओम शांति शांति शांति। सीक्वेंस से था नमो बुद्धाय, और उन्होंने कहा सलाम। चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश का राष्ट्रपति ओम शांति 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 नमो बुद्धाय सलाम बोल सकता है, पर यहां आग लग जाएगी। इसलिए मेरा मानना है, और जो वाली बात है, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णे वरिष्ठ नेता है, मैं एक लाइन में कह दूं हिडमा वाली बात। हाँ, हिडमा पे क्या कह रहे हैं आप सुधांशु जी? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये जितने नक्सली हैं, आपने कभी देखा इन्होंने किसी, जो कहते हैं ना कि बड़े पैसे वालों ने बड़ा शोषण किया है, आपने कभी देखा किसी बड़े बड़े कारपोरेट हाउस के खिलाफ कुछ करते हुए? ना। किसको मारते हैं? उन सिपाहियों को जो गरीब वर्ग से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किसानों के बेटे होते हैं, और ये डेवलपमेंट के खिलाफ है। सड़क नहीं बनने देंगे, ये मोबाइल का टावर नहीं लगने देंगे, स्कूल नहीं खुलने देंगे। क्यों? क्योंकि पूंजीवादियों के लिए, कैपिटलिस्टों के लिए मनी इज द कैपिटल, लेफ्टिस्टों के लिए पॉवर्टी इज द कैपिटल। क्योंकि गरीबी इनकी, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णे जी, ताकि गरीबी को पूंजी बनाकर गरीब को भड़काकर देश के विरुद्ध प्रयोग कर। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णे जी वरिष्ठ नेता सीपीआई के जवाब दे रहे हैं। दिनेश वार्ष्णे जी, ओपनिंग कमेंट सर। देखो ऐश्वर्य, मैं इनके हिंदू मुसलमान के एजेंडे में तो सुधांशु जी के पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि मुझे तो बताया गया था ये हिडमा और AQI के ऊपर है।
जहां तक AQI की बात है तो बीजेपी जनता को बेवकूफ बना रही है। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है इनकी, और AQI के दिल्ली नाम सरकार, पे केंद्र सरकार, AQI के नाम पे हिडमा पे प्रोटेस्ट करना ठीक है? गवर्नमेंट की सरकार। आप मुझे बोलने दोगे तो मैं प्लीज बोलूं बोलिए। पहले, ओके, फिर आप बोल लेना। ओके, ओवर टू यू, बोलिए। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नक्सलवादी आंदोलन के जो ऑपरेशन का मोड है और उसकी राजनीति से सहमत नहीं है, एक बात। और हमारा इनसे झगड़ा है। नक्सलवादियों ने हमेशा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को छत्तीसगढ़ और झारखंड में अटैक किया है, कांग्रेसी लीडरों पर अटैक किया, और बीजेपी लीडर पे आज तक अटैक नहीं हुआ, क्योंकि इनके लोग अंदर ही अंदर कुछ और करते हैं। नंबर 2, जहां तक बात है गरीबी की, बात है, एक बीजेपी राज्य ये बता दे कि इन्होंने अति गरीबी खत्म कर दी हो कम्युनिस्टों के बदले।